आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ये आपका 8वां चैप्टर है हिस्ट्री का, अशोका द मौर्यन एम्परर। देखते हैं कि रूलर और एम्परर में क्या अंतर होता है। एक्चुअली रूलर जो है एक ऐसा शासक होता है, एक ऐसा हेड होता है जो किसी किंगडम पे रूल करता है, किसी राज्य पे रूल करता है। और एम्पायर कौन होता है? जो एक एम्पायर पे रूल करता है। एम्पायर मतलब होता है कि एक बड़ा साम्राज्य। तो एक राज्य और साम्राज्य, तो जो एक छोटा राज्य होगा वो किंगडम कहा जाएगा और जो बड़ा राज्य होगा उसको एम्पायर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं मौर्यन एम्परर जो है वो अशोका को कहा गया है। अब इसके पहले हम आते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो है या कैसे इस्टेब्लिश हुई। तो हम देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में से एक मगध बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही पावरफुल था। और वहाँ पर 325 BC के आसपास एक शासक जो है शासन करता था, उसका नाम धनानंद था। वो बहुत ही दुष्ट टाइप का था, लोगों से टैक्स वसूलना और इस तरीके, वो धन को देख करके ही आनंदित होता था, इसी वजह से उसका नाम धनानंद था। ठीक है, और वह जो है लोगों पे तमाम तरीके के कर लगाता था और इस तरीके से वो लोग भी पीड़ित थे उससे। और उसी समय हम देखते हैं कि एक विदेशी आक्रमणकारी जो है यूनान से आया हुआ था और उसने जो है हमला किया था इंडिया पे। एक्चुअली कारण क्या है कि उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो यूनान है, यूनान, रोम, इस रीजन में बहुत सारे लोग जो है इंडिया से व्यापार के लिए बहुत सारी चीज़ें ले जाया करते थे और वहाँ से बहुत सारा सोना आपने वहाँ जो है इंडिया में आया करता था। तो इस वजह से अपना देश बहुत ही धनी था और ये जो संपन्नता थी, प्रॉस्पेरिटी थी अपने कंट्री की, यही जो है विदेशी लोगों को आकर्षित करती थी कि वो अपने वहाँ व्यापार के लिए आए या अपने वहाँ हमला करके यहाँ से चीज़ों को लूट के ले जाने आए या यहाँ पे जो है शासन सत्ता स्थापित कर पाए। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी को जो है वो इंजॉय कर पाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ऐसा होता था। तो सिकंदर आते हैं अपने वहाँ और जो भारतीय शासक थे वो भी काफ़ी वीर थे, जिसमें हम देखते हैं कि झेलम नदी के किनारे जब उनकी लड़ाई होती है पोरस से, जिसको हाइडेस्पीस का वॉर बोलते हैं, तो उसमें उनको पता चलता है कि हिंदुस्तानी जो है वो कितने अच्छे लड़ाके हैं। फिर उसके बाद से धीरे धीरे, चूँकि उनकी सेना बहुत ज़्यादा युद्ध की रहती है, लड़ी रहती है, इस वजह से लोग थके हारे रहते हैं और वो जो हारे मनोबल से लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब गंगा वैली में आएंगे तो यहाँ की कंडीशंस और यूनान की कंडीशन दोनों ही, मैसेडोनिया की, तो दोनों ही कंडीशंस में आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज है और इस वजह से वो थके हुए और बीमार सैनिक आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं से वापस लौट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही। और इधर मगध में चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनके गुरु चाणक्य, तो चाणक्य की सहायता से ये षड्यंत्र करके और धनानंद को मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और मगध पे अधिकार कर लेते हैं। और इस तरीके से ये जो है मौर्य डायनेस्टी या मौर्य एम्परर का जो है वो उसके फाउंडर बनते हैं। तो ये जो है घटना लगभग आपकी बुक में दिया है आज से 2300 साल पहले, लेकिन ये 2325 साल पहले की घटना है। ठीक है, इसी वजह से मैंने लिख दिया है 325 BC। तो उस समय इन्होंने जो है स्टैब्लिश किया मगध, इनका किंगडम था, इनका राज्य था, कैपिटल पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और इसके बाद से इनका शासन अच्छे से चलता है क्योंकि इनके जो गुरु और इनके प्राइम मिनिस्टर दोनों ही चाणक्य रहे। और चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने जो है
बताया है कि किस तरीके से राजा को टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। और उसमें ये भी बताया है कि राजा का जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है उसकी प्रजा के साथ, उसके सिटीजन्स के साथ वो कैसा होना चाहिए, एकदम पिता पुत्र के समान होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसा बर्ताव होगा, ऐसा बिहेवियर होगा, तो क्या है कि जनता खुश रहेगी, और जब जनता खुश रहेगी तो वो राजा के पक्ष में हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही, और इससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काफी अच्छा चला। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि इनका नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा क्योंकि चंद्रगुप्त को भोजन में थोड़ा सा जहर जो है दिया जाता था, और एक बार जो है उनका भोजन जो है उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जो है खा लिया, और इससे जो है उनकी तबीयत खराब हो गई और वो जो है मर गई। तो उनके मरने से पहले ही जो है चाणक्य ने उनका पेट फाड़ करके और गर्भ से जो है बच्चे को निकाला था, जिसमें शायद उनके मस्तक पे एक पॉइंट सा मतलब चाकू से लग गया था, और इसी वजह से उनका नाम बिंदुसार रखा गया। ऐसी मतलब किंवदंतियां हैं, अब एग्जैक्टली है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें मैंने भी सुना हुआ ही है, तो इसी वजह से इनका नाम बिंदुसार था। बिंदुसार जो है दक्षिणापथ के विजेता रहे, मतलब दक्षिणापथ जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उधर की टेरिटरी के विजेता रहे, उधर जो है इन्होंने युद्ध किए और जीता, और उसको अपने एम्पायर में मिलाया, जो मगध था किंगडम उसमें मिलाया, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा किया इन्होंने, स्ट्रेंथन किया अपने जो एम्पायर था उसको। लास्ट में बिंदुसार के बेटे अशोका आते हैं, और ये एक युद्ध करते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, कलिंगा का। और कलिंगा का युद्ध करने के बाद से ये जो है उसको अपने साम्राज्य में मिला देते हैं। उसमें भीषण रक्तपात होता है, ठीक है। लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख लोग घायल होते हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो बेघर होते हैं। और ये सारी चीज़ें देख करके, ये विनाश देख करके अशोक जो है युद्ध की नीति को त्याग देते हैं, और इसके बाद से ये धम्म की नीति अपनाते हैं, और लोगों को जो है धम्म की, जो मतलब धम्म कहा जाता है धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उन मार्गों से जो है ये चल करके और फिर जो है अपने साम्राज्य को स्ट्रेंथन करते हैं और बड़ा करते हैं। तो यही कहा गया है इनको, अपने वहाँ हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में 2 लोगों को ग्रेट कहा गया है। तो पहले जो है अशोका द ग्रेट है, और दूसरे अकबर द ग्रेट है। संयोग से दोनों के ही नाम ए से शुरू होते हैं। तो ये दोनों ही शासक, तो हम अशोक के बारे में अगर देखें तो अशोक के बारे में ये है कि अशोक ने उस समय जब लड़ाइयाँ प्रधान होती थी, लड़ाई ही होती थी रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए, उस समय में उन्होंने जो है ऐसी नीति चलाई, ऐसी पॉलिसी चलाई जिसमें लड़ाई नहीं होती थी, और वो जो है लोगों को समझा बुझा करके और अपने साम्राज्य को न केवल बड़ा किए बल्कि उसको अक्षुण्ण भी बना रहे, उसको डिस्ट्रॉय होने से भी बचाया उन्होंने। तो ये चीज़ें रही इनके बारे में। इसके बाद से ये है कि इनहेबिटेंट्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही स्पष्ट है कि इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, ठीक है, जिसमें उड़ीसा, बंगाल, ठीक है, फिर साउथ के स्टेट्स, फिर आप देखोगे तो पूरा बिहार, यूपी, राजस्थान, पाकिस्तान पूरा और अफगानिस्तान तक, उसके भी 4 प्रांत चंद्रगुप्त को मिले थे, हेरात, मकरान, ठीक है, और कांधार, काबुल। तो ये चारों स्टेट्स जो है उसमें थे। तो काफ़ी बड़ा एम्पायर था इनका। ऑब्वियस है कि इतना बड़ा एम्पायर रहेगा तो आप प्रेजेंट टाइम की ही बात ले लो तो उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पर भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, ठीक है, प्राकृत बोली जाती थी, तो कहीं पर जो है ग्रीक बोली जाती थी, कहीं पे कुछ अलग लैंग्वेजेस थी, ठीक है, मतलब द्राविड़ वगैरह की जो लैंग्वेजेस हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस थी, अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग रेस। अब जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो लोग रहे उनकी रेस अलग होगी, बंगाल के लोगों की रेस अलग होगी, साउथ इंडिया के लोगों की रेस अलग होगी। तो एक डाइवर्स कल्चर था पूरी तरीके से, और ये सभी लोग जो है रहते थे।
फिर हम बात करेंगे कि मतलब किस तरीके से पता चला कि इतना बड़ा साम्राज्य था अशोक का। तो अशोक ने जो है बहुत सारी जो राजज्ञाएं थी, जो ऑर्डिनेंस थे उनके, वो लोगों के बीच में पहुंचवाते थे। बहुत सारे जो रॉककट उनके स्कल्पचर्स थे उनसे, ठीक है, उन मॉन्यूमेंट से। तो इसमें जो है आपको पिलर्स भी मिलेंगे, ठीक है, और रॉक्स भी मिलेंगी जिसपे खुदाई करके आरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, खरोष्ठी, ठीक है, और प्राकृत वगैरह, मतलब इन सारी लैंग्वेजेस में जो जिस रीजन की लैंग्वेज थी उन सारी लैंग्वेजेस में वहाँ पे इंफॉर्मेशंस लिखी होती थी कि राजा का ये आदेश है, क्या आदेश था, वो सारी चीज़ें कि मतलब किसी को सताना नहीं है, ब्राह्मणों का, भिक्षुओं का, इन लोगों का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है, खर्चा अधिक नहीं करना है, ठीक है, धन का संचय नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें उनके जो बातें थी, राजाज्ञाएं थी, वो जो है लोगों तक वो इसी तरीके से पहुंचाते थे। और लोग जो कि डाइवर्सिफाई थे, इस वजह से जो है वहाँ पे डाइवर्स लैंग्वेजेस मिलेंगी, लोगों के अपने पहनावे अलग अलग मिलेंगे, लोगों के खान पान की चीज़ें अलग मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मौर्यन एम्पायर में थी। और इसका जो है सबसे बड़ा कारण था कि जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा था। मतलब अगर आज के आप इंडिया की बात करो तो आज के इंडिया से ज़्यादा बड़ा अशोक का साम्राज्य, उनका एम्पायर था, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मैनेजिंग द मौर्यन एम्पायर। तो किस तरीके से मौर्यन एम्पायर को मैनेज किया गया था, ठीक है, इसके बारे में। तो मौर्यन एम्पायर को मैनेज करने के लिए फर्स्टली किसी भी बड़े एम्पायर को या बड़े जो है टेरिटरी को जब मैनेज करना होता है तो क्या करते हैं हम कि उसको जो है छोटे छोटे यूनिट्स में बांटते हैं, ठीक है, डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही उस टाइम पे भी कुछ प्रोविंसेस थी। और ये सारे आइडियाज़ कहाँ से आए थे, तो पहले हम यहाँ पे दिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन गाइडेड बाय अर्थशास्त्र। एक्चुअली अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य चाणक्य या उनका नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है, उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है जो शायद राजनीति की पहली किताब है, ठीक है, जिसमें शासन किस तरीके से चलाया जाए और क्या क्या चीज़ें हों उसके बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का प्रजा के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है, हाउ द किंग बिहेव विद द सिटीजन्स, ठीक है, और टैक्स कैसे लगाया जाना चाहिए, जो उत्तराधिकारी हो उसको जो है जब चुनते हैं ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। और उसी अर्थशास्त्र से जो है मौर्यन एम्पायर को मतलब गाइडेंस मिला, उससे जो है वो लोग आगे बढ़ने के लिए जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म किए या जो भी चीज़ें की वो अपना वो उसी के थ्रू किए थे, ठीक है। अब इसके बाद से जो है कैपिटल्स की बात आती है। मतलब कैपिटल तो ऑब्वियस है कि कैपिटल्स हैं तो प्रोविंसेस भी होंगे। तो इसमें मैंने 5 कैपिटल्स लिखा हुआ है, ठीक है। पाटलिपुत्रा जो पूरे एम्पायर का पूरे जो बड़ा जो साम्राज्य था इनका, ठीक है, उनका जो है कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। मगध की भी पहले ये मगध जब किंगडम रहा तो उस टाइम पे भी उसकी जो है ये कैपिटल थी। और जब वो एम्पायर हो गया मतलब काफ़ी बड़ा हो गया तो उस टाइम पे भी पाटलिपुत्रा जो है उसकी कैपिटल बनी रही। इसके बाद से तक्षशिला, तक्षशिला जो है ये पड़ता है आपका पेशावर के पास में, ठीक है, पाकिस्तान में है जो। तो वहाँ पर तो ऑब्वियस है कि ये जो है किस साइड में होगा, ये नॉर्थ वेस्ट साइड में होगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का जो है ये कैपिटल रहा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ठीक है, तक्षशिला। इसके बाद से उज्जैनी, तो उज्जैनी जो है जो उज्जैन है वही रहा, ठीक ना। तो उज्जैनी कहाँ पे है, ये वेस्टर्न इंडिया में है। तो वेस्टर्न जो प्रोविंस था ये वेस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल रही। फिर तोसली, आपने मतलब कहानियों में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा अपने बड़ों से कि कलिंगा वार हुआ था। और कलिंगा वार में जो है
जब कलिंग को जीता अशोक ने, तो उसमें उन्होंने भीषण रक्तपात मतलब बचाया था और तमाम चीज़ें, जिससे उनका जो उस रक्तपात को और उस जो भी मतलब बुरी चीज़ें थी, जो परिणाम था, उसका रिजल्ट था वार का, उसको देख करके अशोक का मन जो है व्यथित हो गया, दुखी हो गया, और तभी इन्होंने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो तोसली जो है ये उसी कलिंग की राजधानी थी, ठीक है। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है ईस्टर्न प्रोविंस, हाँ, और मेनली कलिंगा। तो तोसली जो है वो मुख्य रूप से कलिंग की राजधानी थी, ठीक है, कलिंगा की राजधानी थी, और ये अशोक ने जीता था। इसके पहले जो सुवर्णागिरी है ये सदर्न प्रोविंस की कैपिटल रही, और ये जो है अशोक के पिता बिंदुसार ने जीता था। हिस्ट्री में आपको दो नाम मिलेंगे, एक बिंबिसार जो बुद्धा के पीरियड के हैं, ठीक है, और अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था, ठीक है। तो बिंबी और बिंदु, इसमें आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये जो है प्रोविंसेस रहे, और प्रोविंसेस के बाद से आप देखोगे तो जैसे जिला है, इस तरीके की भी चीज़ें रहे जो आपकी बुक में नहीं है। और जो सबसे छोटी जो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट थी वो गांव ही थी, तब भी, आज भी, और आगे भी रहनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। इसके बाद ये है कि इतना बड़ा जो ह्यूज एम्पायर है वो किस तरीके से कंट्रोल होता होगा, और कैसे कैसे जो है फंड जनरेशन होता होगा, या फिर रिसोर्स जनरेशन, रिसोर्स क्रिएशन कैसे होता होगा उस टाइम पे। तो रिसोर्स क्रिएशन के लिए मतलब बहुत सारे उद्योग थे जो राज्य खुद करता था, ठीक है, और कुछ ऐसे काम थे जो मतलब उनसे ट्रेडर्स से और ट्रेवलर से, इनसे जो है टैक्सेस जनरेट किए जाते थे। तो टैक्स कैसे लिया जाता था? कंट्रोलिंग रोड्स एंड रिवर्स। एक्चुअली उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स थी, जो साधन थे, ठीक है, तो वो रोड थे, साधन नहीं, मतलब इनसे वो किया जाता था, रोड से या रिवर्स से। रिवर्स के थ्रू मतलब नाव वगैरह से लोग जाते थे, यात्राएं करते थे, या फिर घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी, या पैदल यात्रा, तो रोड के थ्रू होता था। अब इसमें आप देखोगे कि मतलब ये चीजें जो है लोगों से टैक्स वसूला जाता था, किससे? ट्रेडर से और ट्रेवलर से, जो भी यात्रा करते थे। जैसे आप भी आजकल भी है, आप हाईवेज जाओ, तमाम जगह टोल रहता है, तो आप ट्रेवलर हो या ट्रेडर्स हो, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, प्राइवेट हो, लेकिन जो भी हो, जैसे ही टोल पे जाते हैं आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी था, और लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो ये लोग जो है टैक्स पे करते थे, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, या फिर जो ट्रेवलर्स है, यात्री हो, तो दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के टैक्सेस देते थे। फिर ब्लैंकेट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। एक्चुअली जो ट्रेडिंग होती थी तो उसमें जो नॉर्थ वेस्ट के ब्लैंकेट काफ़ी फेमस थे, और इस वजह से अक्सरहा जो है जीन्स के रूप में, जीन्स कहते हैं जो उत्पाद होता है वो, ठीक है, प्रोडक्शन, तो जो प्रोड्यूस होता था उसके रूप में लोगों से पैसे के बदले नॉर्थ वेस्ट से जो लोग आते थे ट्रेडर्स, उनसे ब्लैंकेट्स ले लिए जाते थे, उनसे लिया जाता था ये। और प्रेशियस स्टोन्स एंड गोल्ड फ्रॉम साउथ। आपको भी पता है कि साउथ में जो है कोलार की खाने हैं, और कोलार की खाने फेमस रही है किसके लिए? सोने के लिए। कर्नाटका में है, ठीक है। तो सोना जो है वहां से मिलता था, और क्या मिलता था कि साउथ में आप देखोगे ना, जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, और इस वजह से वहां पे मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, ठीक है, बहुत सारे स्टोन जो है वो अच्छे हुए हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के हो गए हैं। तो उनमें से जो है जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, जैसे लाजवर्द हो गया, माणिक्य हो गया, या फिर इस तरीके की जो भी मतलब स्फटिक हो गया, तो इस तरीके की जो स्टोन्स होती थी उनको भी साउथ इंडिया से लिया जाता था। मतलब वहाँ से आने वाले जो ट्रेडर्स होते थे उन चीज़ों का ट्रेड करते थे अपने तरफ ले आकर के नॉर्थ साइड में, या फिर दूसरे डिफरेंट पार्ट्स में। तो जब भी वो इनके साम्राज्य से, एम्पायर से होकर के जाते थे, तो वो इन चीज़ों को मतलब यहाँ देते थे टैक्स के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। इसके बाद से कंट्रोलिंग द फॉरेस्टेड रीजन्स, मतलब जो जंगली समुदाय था और जंगली जो रीजन था, क्षेत्र था, जो
तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करते थे और वहां से क्या चीजें पाते थे। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जंगल में कौन रहेगा, ट्राइबल पीपल ही रहेंगे, जनजातीय लोग होंगे। और जनजातीय लोगों से क्या मिलेगा, तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो मिलेगा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हनी है, टिम्बर है, वैक्स है, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो मिलती हैं, ठीक है। और साथ ही जो मगध का, और आप देखोगे मतलब जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ते जाओगे उधर के जो जंगल हैं उन जंगलों से हाथी मिलते थे। और ये हाथी बड़े होते थे, मजबूत होते थे, ठीक है। और जब भी मतलब मौर्यन सेना कहीं भी जाती थी तो उसमें बहुत ही सहायक होते थे रास्ता बनाने में और सामान ढुलाई करने में। तो इस वजह से ये चीजें भी उनको कहाँ से मिलती थी, तो फॉरेस्ट रीजन से मिल जाती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये चीजें रही हैं जो मौर्यन एम्पायर को स्ट्रेंथन करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले की हैं। और इसके बाद जो है फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर। अब हम देखते हैं अशोकास धम्मा है, अशोका एंड हिज धम्मा। तो अशोक और उसके धम्म के बारे में। तो अशोक जैसा कि आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि अशोक मौर्यन एम्पायर का सबसे मतलब अच्छा शासक, सबसे बढ़िया शासक रहा उसमें। इसके पिता बिंदुसार। और ये धम्म कब स्वीकार किया इसके बारे में भी पहले मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा और फिर से एक बार रिपीट कर दूँ जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे, कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष, ठीक है, जब वो राजा बना, शासक बन गया, रूलर बन गया, उसके बाद जो है आफ्टर 8 years ही कंकर वॉर अगेंस्ट कलिंगा। मतलब उसने जो है कलिंग के विरुद्ध एक जो है वॉर किया और उसको वो जीता, ठीक है। और इस जीत में जो कीमत चुकाई गई वो कीमत थी कि इसमें 1.5 लाख लोग जो है वो बंदी बनाए गए, ठीक है। और 1 लाख लोगों की हत्या की गई, इतने लोग जो है वो मार दिए गए। और ये चीजें देख करके जो अशोक का मन था, अशोक का मन जो है वो व्यथित हो गया, दुखी हो गया, बहुत ही मतलब सैडनेस से भर गया वो। उसके बाद से उसने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ठीक है। और फिर उसने जो है एक धम्म, चूंकि धम्म जो है वो प्राकृत लैंग्वेज होती है उसका वर्ड है, और इसको जो है संस्कृत में या हिंदी में धर्म कहते हैं, ठीक है। तो जो अशोक का धम्म था वो क्या था, इट वॉज अ सेट ऑफ मोरल ड्यूटीज। यह जो है कुछ नैतिक नियमों का समुच्चय था, सेट था, ठीक है। इसके बाद से क्या है कि ये धम्मा जो स्प्रेड किया अशोका ने अपने पूरे एम्पायर में। एक्चुअली आपको पहले भी बताया कि जो अशोका का एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, लिंगुअल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, ठीक है, और यहाँ तक कि ह्यूमन रेस के लेवल पे भी। तो ये डाइवर्सिटी की वजह से जो है उसने मतलब जो भी उसके धम्मा की टीचिंग्स थी, जो भी बातें थी, उनको वो रॉक्स, पिलर्स और केव वॉल्स इंस्क्रिप्शन के जरिए इसके थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाया। तो रॉक्स मतलब आप भी जानते हो चट्टान होती है, ठीक है, और चट्टान पे जो है उसको पॉलिश करके, साफ करके, और फिर जो है उस पर खुदाई करके जो है जो संदेश होते थे उनको लिखा जाता था, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में आपको जो है अलग अलग वो लिपि मिलेगी, ठीक है। अब जैसे रॉक्स पे हो गया, तो रॉक्स आप देखोगे तो साउथ इंडिया से लेकर के ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड आल्सो द वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह, यहाँ तक कि अशोक की जो अभिलेख हैं वो अफगानिस्तान तक से मिले हैं। इट मीन्स कि अशोक का जो साम्राज्य था वो पूरा इंडिया तो था ही, इंडिया के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वहाँ तक जो है
पूरा विस्तृत इसका जो है साम्राज्य था, वहां तक जो है मिले हैं। और उस पे जो है ये जो मैंने बताया ना कि जो धम्मा था वो मोरल ड्यूटीज ही थी, तो ये मोरल ड्यूटीज जो है वो लिखी हुई थी, खुदाई की गई थी, उसकी खुदाई करके लिखी हुई गई थी। ठीक है, तो ये चीजें जो है थी, इसमें मेनली क्या था, तो सबसे बड़ी चीज की जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, जैसे अहिंसा, और अहिंसा किसके साथ, तो सबके साथ, जीवों के साथ, तो जीवों पर दया करने की बात जो है इसमें थी। ठीक है, सम्मान की बात, तो सम्मान जो है सबका सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, ठीक है, भिक्षुओं का, ब्राह्मणों का, इन सबका सम्मान करें। ठीक है, फिर चिकित्सा का, कि जो भी कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर या कोई भी जीवधारी अगर वो पीड़ित है किसी रोग से या कुछ तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनवाए थे सो, और उनके लिए भी जो है यहाँ पर शासनादेश था। एक तरीके से ये जो ड्यूटीज थी, ये शासनादेश जो है इनके थ्रू था लोगों के लिए। ठीक है, एक चीज और आप पाओगे कि अशोक जो है अपने इंस्क्रिप्शंस में, मतलब जो ये पिलर्स हैं या रॉक्स हैं या जो के वॉल्स हैं, तो इस पे ये भी लिखवाए थे कि ना तो आप ज्यादा खर्च करें और ना ही संग्रह करें। मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है दें, किसको दें, तो या तो धर्म को दें या फिर शासक को दें, राजा को दें। ठीक है, तो धर्म को कम और राजा को ज्यादा देने की बात हुई थी, तो इसके लिए लोग तैयार रहते थे और लोग खर्च ना करें। जैसे वाया आडंबर वगैरह पे लोग बहुत खर्चा करते हैं, आज शादियों में या फिर किसी भी फंक्शन में आप देखो तो खर्चे होते हैं, तो वो इन पे रोक लगाते थे कि आप खर्चा कम करें। ठीक है, और शासक को दें। ठीक है, इसके बाद से आप देखोगे कि जो अशोका है, अशोका के डेथ के बाद जो इनके बच्चे हैं वो लोग कोई बहुत अच्छा शासन नहीं चला पाते हैं, और ये डायनेस्टी जो है खत्म होती है आफ्टर मौर्य डायनेस्टी। आप देखोगे तो इंडियन कुछ डायनेस्टी जो है वो इमर्ज करती हैं, उभर के आती हैं। इसमें जो पहली डायनेस्टी थी वो थी शुंगा डायनेस्टी, और शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने जो है हत्या की थी बृहद्रथ की, जो लास्ट जो है मौर्यन एम्परर रहे थे, और उनकी हत्या करने के बाद से इन्होंने शुंगा डायनेस्टी के को एस्टैब्लिश किया। इसके बाद से आप देखोगे तो इनके बाद जो है कण्वा डायनेस्टी है। ऐसे ही साउथ में आप जाएंगे, ठीक ना, तो आंध्रा और महाराष्ट्र, इस पूरे रीजन में तो एक डायनेस्टी थी सातवाहन डायनेस्टी, और इसके बाद से एक डायनेस्टी है वाकाटक। ये जो विंध्य क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है वाकाटक डायनेस्टी थी। तो ये कुछ डायनेस्टीज हैं, जैसे शुंगा का मैंने बताया फाउंडर पुष्यमित्र शुंग, ऐसे ही वासुदेव जो है वो रहे थे इसके कण्वा के, और सातवाहना के सिमुख थे, और विंध्य शक्ति जो है वो वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर रहे थे। तो ये जो चारों डायनेस्टीज दिख रही हैं, इसमें एक बात कॉमन है कि यहाँ जो फाउंडर रहे ये सभी जो है ब्राह्मण ही थे। ये चारों डायनेस्टी जो है वो ब्राह्मण थे लोग। ठीक है, इसके बाद से जो है पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में चोल, चेर और पांड्य ये जो है आपको मिलेंगे। इसके बाद से आपको जो है पल्लव और चालुक्य ये भी डायनेस्टीज मिलती हैं। तो आप पाओगे कि मतलब जो नर्मदा है, नर्मदा ताप्ती के पास के रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में चालुक्य डायनेस्टीज थी, और पल्लवा डायनेस्टी ये आपको साउथ में मिलेगी, लोअर आंध्रा, कर्नाटका, हाँ कर्नाटका और ये तमिलनाडु रीजन में। ठीक है, तो लोअर आंध्रा, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो ये जो है उस रीजन में पल्लवा लोग थे। ठीक है, ये सारे इंडियन डायनेस्टीज हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि फॉरेन जो इन्वेडर्स थे वो कौन थे और उनमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे रही थी। तो इसमें कुछ इंडो ग्रीक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्वेडर इंडिया में यही लोग थे, ऐसा इतिहास कहता है। एक्चुअली हम देखें
तो अगर ऋग्वैदिक में जाए तो पहले इन्वेडर्स जो है वो आर्य लोग थे, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्वेड करके आए थे। लेकिन चूंकि उन्होंने जो है सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया, ठीक है, तो इसलिए जो है उनको इन्वेडर्स नहीं कहते हैं, ठीक ना। तो पहले इन्वेडर्स इंडो ग्रीक्स थे, जिसमें आप एक शासक का नाम सुनेंगे जो बहुत ही मतलब फेमस रहे। इनको जो है मिनांडर कहते हैं, और हिंदी साहित्यों में या बौद्ध साहित्यों में आप इनको जो है पाएंगे, इनका नाम मिलिंद रहा, ठीक है। तो ये थे। इसके बाद से दूसरे हैं कुषाण। कुषाण लोग जो है ये चीन के रीजन से मतलब बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया और चाइना का जो रीजन था उस रीजन से। तो ये आए, इसमें आपको एक शासक जो है बहुत ही मतलब अच्छा महान शासक, ग्रेट शासक रहा, वो भी आपको उसका नाम सुनने को मिलेगा, कनिष्क। जो आप आजकल देखते हैं ना टाटा का ब्रांड जो गोल्ड ज्वेलरी की है, तनिष्क, तो कहीं ना कहीं वो कनिष्क के नाम को टाटा के साथ मर्ज करके बनाया गया है, क्योंकि कुषाणों के समय में जो है शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब कि बहुत ही हाई क्वालिटी के सोने के सिक्के चलाए गए थे, और शायद इसी वजह से टाटा ने जो है अपने ब्रांड का नाम तनिष्क रखा हुआ है। इसके बाद से आप देखोगे तो 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास, नहीं उसके पहले, चौथी के आसपास, ठीक है, तीसरी नहीं, हाँ चौथी शताब्दी में जो है शक है, शकों का भी इन्वेजन हुआ है। इसके अलावा हूण है, हूणों के बारे में आपकी बुक में दिया नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इन्वेजन किए थे लोग और इंडिया में आए। अब इन लोगों के आने से ये जो है तमाम लोकल डायनेस्टीज के इमरजेंस से क्या हुआ, तो इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए। और डेवलपमेंट्स कैसे हुए, तो एक्चुअली आप देखते हो ओवरकोट, जूता, ये सारी चीजें कुषाणों की देन है, ठीक है। बहुत सारे कपड़े जो है वो इंडो ग्रीक लोगों की देन है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है, शक लोग घुड़सवार थे बहुत अच्छे, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ से आए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हुए, कल्चरल भी, सोशल भी, वार के लेवल पे भी, और लोगों की लाइफ स्टाइल के लेवल पे भी। तो ये सारी चीजें, ये जो डेवलपमेंट हुए, ये इससे हुए ड्यू टू कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन। क्योंकि अलग अलग रीजन में जो है लोगों की जो जीवन जीने का तरीका था, मैनर ऑफ लाइफ थी, वो जो है अलग अलग था। और वो जब यहाँ पर आए तो उनके साथ वो सारी चीजें आई, उनके पास जो टेक्निकल नॉलेज था वहाँ का, वो टेक्निकल नॉलेज भी अपने वहाँ इंडिया में आया। और ये सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा जो है चीजें यहाँ पर आई जब, ठीक है, तो इन सब ने जो है कलेक्टिव एफर्ट किया, और इससे जो है इंडिया जो है वो स्ट्रेंथन होने में काफी सक्षम हो पाया। और आप देखोगे कि फिर इंडिया जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के लेवल में सुपर पावर बन गया उस टाइम पे, नॉट इन दिस टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इसमें लेट्स रिमेंबर दिया हुआ है, तो इसको भी आप पढ़िएगा। और एक चीज, आप लोग बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसमें सारी चीजें नहीं आ पाती, तो इसलिए बुक रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मेजर होती हैं मैं बता देता हूँ, बाकी चीजें आप बुक रीड करोगे तो उसमें से कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे कि कब जो है कौन सी डायनेस्टी रही, ठीक है। तो वो सारे फैक्ट्स आपको वहां से मिलेंगे। और कोई डाउट हो आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।